हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विकास सिंगल। और आज हम बात करेंगे ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है बेबी की या बच्चे की, जिस तरह से डेवलपमेंट होती है पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, जिस तरह के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं जब वो डिले हो जाते हैं तो वो क्यों डिले होते हैं, और उसके कई तरह के प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग आजकल बड़ा कॉमनली एक टर्म यूज कर रहे हैं ऑटिज्म, या आपने सुना होगा तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो ऑटिज्म, अगर हम ब्रॉड लैंग्वेज में बात करें तो ये ऑटिज्म हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऑटिज्म आगे मल्टीपल टाइप्स का, मल्टीपल स्पेक्ट्रम में हमें शो हो सकता है, जस्ट लाइक ओपोजिशनल डिफायंस डिसऑर्डर, या मैंने नाम लिया अभी एडीएचडी, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चे जो हैं हाइपर एक्टिव हैं लेकिन अटेंशन नहीं है। या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें केवल अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, बाकी चीजें नॉर्मल हैं। या आपने नाम सुना होगा टूरेट सिंड्रोम, जिसमें बच्चों को कुछ पर्टिकुलर टिक्स करने की आदत पड़ जाती है, या किसी को कोई डिफरेंट एक एक्टिविटी रहती है उस तरह की आदत पड़ जाती है। या कई बच्चों में एपिलेप्सी के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसमें ऑब्सेशन जैसी जो प्रॉब्लम है वो भी आ जाती है, यानी रिपीटेटिव एक ही काम को बार बार करना, ऑब्सेशन हो जाता है उस चीज में। उसी तरह से डिप्रेशन, इतनी छोटी सी एज में डिप्रेशन, यानी कहने का मतलब बच्चा आइसोलेट रहना चाहता है, लोनलीनेस उसको पसंद है कि अकेला ही काम करना है, अकेले ही रहना है, और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है स्टिमुलस के लिए। किसी भी चीज के लिए आपने कोई बात की या कोई इमोशनल कोई चीज है, उसमें बच्चों का इमोशंस का जो एक तरह से अटेंशन है वो नहीं बनता है। तो इस तरह के जो वेराइट डिसऑर्डर है उसको हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में काउंट कर। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी डिफरेंट टाइप्स के डेवलपमेंटल माइलस्टोन का जो एक तरह से डिले है, जब वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बच्चे को रिस्पॉन्स देना चाहिए किसी भी स्टिमुलस के लिए, या जैसा फ्रेंड्स बनाने के लिए एक रिस्पॉन्स होता है कि हाँ यस ही इज नॉट अवर्स टू स्ट्रेंजर्स, तो ये चीजें जो हैं वो एक साल के भीतर ही डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर इस तरह का आपके बच्चे के अंदर कोई सिम्टम होता है, फॉर एग्जांपल आपका बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट जो होना चाहिए, वो बच्चे में अगर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप अपने नियर बाई डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शायद ये बच्चे जो हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं अगर इनको टाइमली हम लोग क्लिनिक्स में, स्पेशली होम्योपैथी की मेडिसिन के द्वारा, अगर हम इनको साथ साथ इसका ट्रीटमेंट लें। तो जो बच्चों के आजकल एजुकेशन है, यहाँ पे मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, कि जब तक कार्टून्स की संरचना नहीं की गई थी, यानी अब मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तक बच्चों को कार्टून्स नहीं दिखाए जाते थे, तो बच्चों का जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी वाली प्रॉब्लम्स हमारे दुनिया के अंदर बहुत कम थी। जैसे जैसे कार्टून्स या कार्टून जो अलग अलग प्रकार के कार्टून्स बच्चों को दिखाए जाने लगे, उससे क्या हुआ, बच्चों का जो फोकस था वो कार्टून्स की तरफ अटेंशन हो गया, और बच्चे ग्रैब किस चीज से कर रहे हैं, जो कि ग्रैब करना चाहिए था उनको अपनी सोसाइटी से, अब वो ग्रैब कर रहे हैं कार्टून से। तो वो कार्टून चाहे छोटू मोटू हो, पतलू हो, कोई भी इस तरह के कार्टून्स कैरेक्टर्स, या कुछ आयरन मैन, ही मैन, पुराने तरह के कार्टून्स। तो जैसे जैसे वो कार्टून्स की श्रेणी चेंज होती जा रही है, कार्टून्स का कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, बच्चों का जो डेवलपमेंट है बच्चों का भी वैसा ही हो रहा है। तो वो भी उतने ही आइसोलेटेड हैं, उतने ही अकेला रह के काम करते हैं बच्चे। उसी तरह से बच्चों की डेवलपमेंटल जो प्रोग्रेस है उस तरह से हो रही है। तो यहाँ ये चीज भी समझनी बहुत जरूरी है। इसमें मैं पहली बार इस तरह का वीडियो आज बना रहा हूँ कि जिसमें मुझे कार्टून्स के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टीरियोटाइप हो रहे हैं, जो भी वो कार्टून्स में देखते हैं, बोलते हैं, उसी तरह की लैंग्वेज वो कॉपी करना चाहते हैं, या उसी तरह की सेम जो आंसर जब उन्होंने देना होता है तो उसी तरह के सिलेबल्स, उसी तरह के वोवेल्स, उसी तरह के कॉन्सोनेंट्स, वो उस तरह से उसको जब उन्होंने वर्ड्स मेकिंग करनी है तो वर्ड्स मेकिंग भी वो उसी तरह से सीख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि चाहे डिसऑर्डर जो है वो हमारे पास ओपोजिशनल डिफायंस डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, जैसे बच्चे, कुछ पेरेंट्स आके बोलते हैं कहना नहीं मानते हैं, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, या जो मैं उसको बता रहा हूँ वो कमांड नहीं फॉलो करते हैं, या आई टू आई कॉन्टेक्ट तो है ही नहीं, प्लस साथ में डिफायंस भी है, जो काम नहीं करना चाहिए। सपोज रोड पे जाना है तो रोड सेंस जो है, जो पेरेंट्स सिखा भी रहे हैं कि रोड में
कार आ रही है तो उसका ध्यान ही नहीं देंगे, तो वो डिफेंस मतलब उनको मालूम भी नहीं है और ऐसे शो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा डिफाइंट है, यानी ब्रेवरी की तरफ जा रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, वो डिफाइंट डिसऑर्डर, यानी मोस्टली जो बच्चे इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो लॉन्ग टर्म में जो बात आपकी सुनेंगे ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो सोसाइटी के लिए भी बाद में खतरा बन जाते हैं। तो ओडीडी एक डिफरेंट टाइप्स का स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया। ऐसी एडीएचडी की मैंने डायरेक्ट बात की है आपसे। ऑटिज्म जिसको हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं, उसका एक पूरी वैरायटी अलग अलग टाइप के जो है बच्चों में केसेस देखे जाते हैं, जिसमें कुछ बच्चों में खाली एडीएचडी है, कुछ में केवल एडीडी है यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, या कई बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है तो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर अलग तरह से काउंट हो जाता है। कुछ बच्चे जो है एंजाइटी का शिकार हैं, बहुत छोटी सी एज और एंजाइटी ज्यादा है, या जैसे अभी मैंने बात की टूरेट सिंड्रोम भी इसी का एक पार्ट है। या बहुत एडवांस स्टेज अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो एपिलेप्सी, अगेन एपिलेप्सी को भी अभी इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है कि हम उसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में काउंट करें या ना करें, बट मैं ऐसा समझता हूं कि वो भी एक तरह का हमारा, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ ही बच्चे के साथ जुड़ा हुआ विषय है, तो उसका भी कहीं ना कहीं रिसर्च में सामने आ जाएगा कि ये चीजें भी कहीं ना कहीं जो एडीएचडी के साथ इसका कनेक्शन है। तो दोस्तों बात आती है इस तरह के कोई भी जो सिम्टम्स हैं, जैसे हम लोग बच्चों में अगर इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स देखते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा पूरी तरह से इलाज भी संभव है। हमारे पास बहुत तरह के इस तरह के केसेस हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक बच्चा यहीं चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो मैं चंडीगढ़ में अपना क्लिनिक चला रहा हूं सेक्टर 38 में, और हमारे पास रिसेंटली एक केस ठीक हुआ है, तकरीबन 80% उसमें इम्प्रूवमेंट है, और दैट इज अ प्योर केस ऑफ एडीएचडी। और बच्चे को पीजीआई के जो पीडिया डिपार्टमेंट है वहां से भी उन्होंने काफी ट्रीटमेंट लिया उसका। बाद में प्रयास में बच्चा जो है वो उसको एडमिट करवाया गया और उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में भी कोशिश की गई कि वो बच्चा जो है किसी तरह से उसको, क्योंकि ना वो आई टू आई कॉन्टेक्ट बना रहा था, ना वो स्ट्रेंजर्स के साथ मिक्सअप हो रहा था, और भी इसी तरह के सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज थे, और बोलता भी नहीं था। सबसे बड़ी बात थी 5 साल का बच्चा अगर नहीं बोलेगा तो कितना मुश्किल है। तो अभी हमने उस तरह का जो केस है वो प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा उस बच्चे के अंदर तकरीबन 70 to 80% एज जो पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर दोनों ही इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि अब बच्चा जो है वो बोलना भी शुरू कर दिया है, प्लस उसकी जो हैंडराइटिंग है पहले से बेटर हो रही है, वो स्कूल में प्रॉपर उसका जो रिस्पॉन्स है क्लास के अंदर वो भी रिस्पॉन्स देखा गया, प्लस उसका स्कूल तो चेंज हुआ ही है, जो कि पॉसिबल नहीं था, वो लोग तो एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। उसका भी एक वीडियो हमने, पेरेंट्स का भी कुछ वीडियो अगर रहेगा तो वो भी हम आपको इसमें वीडियो के साथ कनेक्ट करके उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो इस तरह का कोई भी अगर आपके पास केस आपके नियर बाई में हो तो आप कोशिश करें नियर बाई होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करें, या हमारे क्लिनिक में आप अप्रोच करना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हैं। लिंक और जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे आपको वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।